गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनुज यादव सर आप लोगों के लिए फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का सेशन लाया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों का ऐसा मैसेज आ रहा था, डिमांड आ रहा था कि सर पैरेललिज्म के बारे में कुछ बताएं। तो पैरेललिज्म के बारे में स्टूडेंट लोगों के डिमांड पर ही मैं आज इस टॉपिक को क्लियर करने वाला हूँ। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पैरेललिज्म में से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको क्लियर होंगे। ठीक है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो पैरेललिज्म होता क्या है, पहले ये समझो। पैरेलल से बना है पैरेललिज्म। ठीक है, तो पैरेललिज्म जो है एक प्रकार का क्या है, नाउन है। ठीक है, मैंने बोर्ड पर लिखा है यहाँ पर कि ये एक प्रकार का नाउन है। ठीक है, तो पैरेलल को आप लोग मैथ में पढ़े होंगे। पैरेलल जो होता है ना, समानांतर होता है, एक समान। ठीक है, तो एक समान का मतलब क्या कि एक राइट जा रहा है तो दूसरा भी राइट जाना चाहिए उसी के समानांतर। एक लेफ्ट जा रहा है तो दूसरा भी लेफ्ट जाना चाहिए उसी के समानांतर। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं ना कि इंग्लिश में कि दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को यदि हम लोग को जोड़ना रहे तो हमेशा किसी ना किसी कंजंक्शन को उठाते हैं। ऐसे देखा जाए तो प्रीपोजिशन से भी जोड़ा जा सकता है, आर्टिकल से भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन मेन रूप से क्या होता है ना कि दो क्लाउज को, दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब भी आपस में जोड़ना हो तो एक कनेक्टर ही आता है और कनेक्टर को ही कहा जाता है कंजंक्शन। तो कंजंक्शन के रूप में बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं, जैसे सिंगल कंजंक्शन भी होते हैं, पेयर कंजंक्शन भी होते हैं। तो सिंगल कंजंक्शन में होता है एंड, और, देन, नॉर, ये सारे सिंगल कंजंक्शंस होते हैं। बट उसके बाद आते हैं पेयर कंजंक्शन में, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर। ठीक है, तो ये सारे पेयर कंजंक्शंस होते हैं। तो जनरली देखा जाए तो किसी भी दो क्लाउज को जोड़ना हो, दो सेंटेंस को जोड़ना हो या दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ना हो तो मुख्य रूप से कंजंक्शन का ही काम होता है, कंजंक्शन ही जोड़ता है। और कंजंक्शन ही एकमात्र ऐसा ईमानदार पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ईमानदार मैंने बोला ऑनेस्ट, जो हमेशा एक समान पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है। ये भी ध्यान रखना है आपको। मान लिया जाए एंड को लेते हैं। एंड सबसे ज़्यादा ईमानदार माना जाता है। क्यों? क्योंकि एंड यदि सबसे पहले अपने पहले नाउन को रखा है तो उसके बाद भी नाउन को ही रखेगा। बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है एंड हमारा। ठीक है, तो एंड के पहले कोई एडजेक्टिव है तो एंड के बाद भी एडजेक्टिव होगा। एंड के पहले कोई एडवर्ब है तो एंड के बाद भी एडवर्ब होना चाहिए। तो कंजंक्शन ही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सिंसियरिटी होती है कि हमेशा ये एक समान पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपस में जोड़ते हैं। यानी कह सकते हैं क्या कि ये इक्वल रैंक ऑफ ऑर्डर वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ते हैं। क्या मैंने बोला? इक्वल रैंक ऑफ ऑर्डर, इक्वल रैंक ऑफ ऑर्डर। ठीक है, अब आते हैं हमारा यहाँ पर क्या कि पैरेललिज्म की बात हो रही थी। तो पैरेललिज्म जो होता है ये ऐसा टॉपिक है जो आप लोग को किसी भी चैप्टर में भी पूछा जा सकता है, किसी भी चैप्टर में ये टॉपिक इन्वॉल्व हो सकता है। जैसे इधर मैंने लिखा है सम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, तो सम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, लेकिन किसमें? तो ये सारे टॉपिक में। जैसे कंजंक्शन में सबसे ज़्यादा होता है, वर्ब से रिलेट बहुत ज़्यादा होता है, एडवर्ब से रिलेट बहुत ज़्यादा होता है, एडजेक्टिव से रिलेटेड होता है, प्रोनाउन से होता है, नाउन से होता है, टेंस से होता है। मतलब कहने का मेरा क्या मतलब है कि लगभग टॉपिक, लगभग चैप्टर से पैरेललिज्म का क्वेश्चन को इन्वॉल्व करके पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर इन सभी से पूछा जाता है जो मैंने बोर्ड पर दिया है। तो देखिए, तो पैरेललिज्म का मतलब होता है क्या कि जब कोई एक क्लाउज या एक पार्ट्स ऑफ स्पीच जिस तरीके से एग्जाम में, जिस तरीके से किसी क्वेश्चन में दिया गया हो और बीच में यदि कोई कंजंक्शन हो तो उसके बाद भी उसी तरीके से दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है या दूसरा क्लाउज होता है। तो देखिए, पैरेललिज्म का मतलब यहाँ पैरेललिज्म में कौन कौन से कंजंक्शन का यूज ज़्यादातर होता है? तो याद रखिएगा, ज़्यादातर होता है देन का, और का, एंड का। ठीक है, तो इन तीनों का ज़्यादातर क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इन तीनों कंजंक्शन से जोड़कर पैरेललिज्म के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखा जाए, आपको मैं कुछ एग्जांपल लिया हूँ
जो प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो कौन कौन सा इसमें से एग्जाम्पल है जो प्रीवियस क्वेश्चन है जिससे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च आवर लाइव्स हैव बिकम लॉन्गर एंड हेल्दी। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च। मेडिकल रिसर्च को धन्यवाद बोला जा रहा है, किस लिए कि आवर लाइव्स हमारा जो जीवन है हैव बिकम वो बन चुका है कैसा, लॉन्गर लंबा, और हेल्दी, हेल्दी मतलब स्वस्थ। तो अंडरलाइन पार्ट हमारा यहाँ पर देखिए क्या है कि लॉन्गर एंड हेल्दी। तो यहाँ देखिए कंजंक्शन क्या आया, एंड, और अभी मैंने आपको क्या बताया था कि एंड एक ऐसा ईमानदार कंजंक्शन है होता है जो अपने साथ हमेशा एक समान पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही जोड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ पर एंड के पहले हमारा क्या है, लॉन्गर, जो कि क्या है, एडजेक्टिव, और एंड के बाद हमारा हेल्दी है, ये भी एडजेक्टिव। अब देखना क्या है ना आपको कि दोनों तो एडजेक्टिव है, एक समान पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो आप लोग शायद डिग्री पढ़े होंगे, और डिग्री में मैंने आपको बताया था क्या कि देखिए रफ, मैं देखता हूँ नीचे करता हूँ रफ। डिग्री मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, डिग्री मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिग्री 3 प्रकार का होता है। डिग्री का मेरा वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर सर्च करके। तो पहला पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में क्या होती है ना, किसी प्रकार का कोई तुलना या कंपैरिजन नहीं होता है। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में किसी प्रकार का कोई कंपैरिजन नहीं होता है। ठीक है, दूसरा बात कंपैरेटिव की बात करें तो कंपैरेटिव में कंपैरिजन या तुलना होती है। तो तुलना होती है वहां पर क्या, कहां पर, जब दो व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के बीच में तुलना करना हो, कंपैरिजन करना हो, तो वहां पर हम कंपैरेटिव का यूज करते हैं। सुपरलेटिव की बात करें तो 2 से अधिक का तुलना करना हो तो सुपरलेटिव का यूज करते हैं। मेरे ख्याल से ये सब आप लोग देखे होंगे, मेरा वीडियो को जानते भी होंगे। जैसे हम लेते हैं क्या, टॉल, तो टॉल का कंपैरेटिव होता है क्या, टॉलर, सुपरलेटिव होता है टॉलेस्ट। उसी प्रकार से बिग लेते हैं तो बिग का कंपैरेटिव होता है बिगर, और सुपरलेटिव होता है बिगेस्ट। इस प्रकार से सुपरलेटिव बनता है। तो मैंने यहाँ पर प्रश्न दिया है, थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च आवर लाइव्स हैव बिकम लॉन्गर एंड हेल्दी। देखो लोग जनरली ऐसा क्या सोचते हैं ना कि सेंटेंस में जब दैन लगा हो तभी उसको हम कंपैरेटिव बोल सकते हैं। ये बोल रहा हूँ मैं, तो इसको बढ़िया सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोगों का ऐसा सोचना है कि जनरली जब दैन लगा हो सेंटेंस में तभी उसको हम सुपरलेटिव बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सुपरलेटिव होने के उस सेंस से भी आपको पकड़ना पड़ेगा कि वह सुपरलेटिव है कि नहीं। जरूरी नहीं है कि कंपैरेटिव सेंटेंस हो और उसमें दैन ही लगा हो, ये जरूरी नहीं है, कुछ सेंटेंस के सेंस से पकड़ा जाता है। जैसे यही सेंटेंस को देखते हैं, थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च। मेडिकल रिसर्च को मेरा शुक्रिया है कि क्या, किस लिए, आवर लाइफ, हमारा जीवन जो है बिकम, वो बन चुका है कैसा, लॉन्गर एंड हेल्दी, लंबा और स्वस्थ बन चुका है। तो देखना है क्या कि साइंस के पहले हमारा जीवन कैसा था और साइंस के बाद हमारा जीवन कैसा है, ये दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो कंपैरिजन हो रहा है तो नो डाउट यहाँ पर सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव में ही रहेगा। तो यहाँ पर यही कंफ्यूजन होती है ना कि दोनों तो एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव है तो इधर कंपैरेटिव, इधर हेल्दी पॉजिटिव। तो हेल्दी को मैंने नहीं दिया, तो हेल्दी का कंपैरेटिव होता है हेल्दियर, हेल्दीएस्ट। ठीक है, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि लॉन्गर को हम लॉन्ग कर दें या हेल्दियर, हेल्दी को हेल्दियर कर दें। तो सेंटेंस का सेंस कह रहा है कि साइंस के पहले का जो जीवन है उसकी तुलना में हमारा जीवन अब का जो है वह है जो क्या है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया है और हेल्दी हो गया है। इसके लिए मेडिकल रिसर्च को मैं क्या बोल रहा हूँ, थैंक्स बोल रहा हूँ। तो यानी हमारा सेंटेंस ये कंपैरेटिव में है। ठीक है, तो कंपैरेटिव में है तो लॉन्गर तो ऑलरेडी हमारा सही है, लेकिन यहाँ हेल्दी नहीं होगा बल्कि क्या होगा,
हेल्थियर। क्लियर? चलिए दूसरा एग्जांपल में हम आते हैं। दूसरा एग्जांपल है आवर न्यू प्लेग्राउंड इज बिग एंड क्लीनर देन दियर्स। चलिए अंडरलाइन पार्ट हमारा ये रहा, बिग एंड क्लीनर, सॉरी दूसरा ये रहा, आवर न्यू प्लेग्राउंड इज बिग एंड क्लीनर, ये अंडरलाइन पार्ट है। देखिए दूसरा और तीसरा एग्जांपल दोनों एक जैसा है, दोनों को मैंने एक जगह इसलिए दिया है क्योंकि इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन को मैं आपका दूर कर सकूं। पहला है आवर न्यू प्लेग्राउंड इज बिग एंड क्लीनर। नॉर्मल सी बात है कि हमारा जो नया प्लेग्राउंड है वो बड़ा है और ज़्यादा क्या है, साफ सुथरा है। तो यहाँ पर देखना क्या है ना कि ये सेंटेंस पॉजिटिव का है कि कंपैरेटिव का है। दूसरा है आवर न्यू प्लेग्राउंड इज बिगर एंड क्लीनर देन दियर्स, उनके, ठीक है, यानी उनके प्लेग्राउंड से। दियर्स हमारा क्या है, पोजेसिव, ये क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन जो नाउन के बदले में यूज हुआ है, यानी कि इसका पूरा रूप क्या होगा, दियर प्लेग्राउंड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होगा दियर प्लेग्राउंड, यानी कि आवर न्यू प्लेग्राउंड इज बिग एंड क्लीनर देन दियर प्लेग्राउंड्स। उनके प्लेग्राउंड से हमारा नया प्लेग्राउंड जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, बड़ा है और साफ सुथरा है। यानी कि यहाँ पर हमारा सेंटेंस में ऑलरेडी देन लगा हुआ है, तो इससे ये पकड़ा गया है कि ये हमारा किस में है, कंपैरेटिव में है। तो यहाँ पर बताइए कि बिग को बिगर किया जाए या क्लीनर को क्लीन किया जाए। तो चूंकि सेंटेंस यहाँ पर क्या है, कंपैरेटिव में है, तो एंड के पहले, एंड के बाद कंपैरेटिव तो है, लेकिन एंड के पहले कंपैरेटिव करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, बिगर, बिग को बिगर कर देंगे। ऊपर वाला सेंटेंस देखते हैं, आवर न्यू प्लेग्राउंड इज बिग एंड क्लीनर। यहाँ पर कहीं से आपका कंपैरिजन नहीं दिख रहा है। तो कंपैरिजन जब नहीं दिख रहा है तो सीधी सी बात है कि ये हमारा पॉजिटिव में होना चाहिए कि कंपैरेटिव में। तो प्रश्न ये उठता है कि एंड के बाद पहले हमारा पॉजिटिव है, एंड के बाद कंपैरेटिव है। अब यहाँ पर हम बिग को बिगर कर दें कि क्लीनर को क्लीन कर दें, तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। तो कंपैरिजन जब नहीं हो रहा है तो ये पैरेललिज्म का नियम को फॉलो करेगा, जो पैरेललिज्म के नियम को फॉलो करेगा, यानी कि यहाँ पर ऑलरेडी बिग इधर पॉजिटिव है ही, इधर क्लीनर को करना पड़ेगा हमको क्या, क्लीन। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, ये 4 नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन सारा आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। ऊपर वाला तीनों क्वेश्चन मैंने अपने मन से दिया था ताकि आप लोगों को इसका पैरेललिज्म का मतलब समझ में आए। तो यहाँ पे देखना है, he explained the pillars of tribalism that we rely on would always counter any culture or social change। यहाँ पर हमारा अंडरलाइन पार्ट है क्या, कल्चर एंड सोशल चेंज। he explained, उसने एक्सप्लेन किया, द पिलर्स ऑफ ट्राइबलिज्म, हमारे समाज समुदाय का जो पिलर्स होता है, दैट जो वी रिलाई ऑन, जिस पर हम लोग क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, वुड ऑलवेज, वो हमेशा होगा, काउंटर, सामना करता होगा किसी प्रकार का कल्चर या सोशल बदलाव का। अब देखो यहाँ पर क्या है कि व्हाट इज कल्चर, यहाँ समझना है। अंडरलाइन पार्ट हमारा यहाँ है, यानी यहीं कहीं गलत है, एग्जाम में बिल्कुल ऐसे पूछा गया था, ठीक है। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 2017 का। चलिए यहाँ पर देखना क्या है, कल्चर और सोशल चेंज है, यहाँ और से जोड़ा गया है, नो डाउट और से भी जोड़ा जा सकता है पैरेललिज्म में कनेक्टर के रूप में। तो कल्चर हमारा क्या है, नाउन है कि एडजेक्टिव है, फिर सोशल हमारा क्या है, ठीक है। तो सोशल ऑलरेडी हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव, ठीक है, और कल्चर जो है ये हमारा नाउन है, ये समझना है। नाउन का टॉपिक, नाउन का वीडियो मैं अपने प्लेलिस्ट में डाले हुए हूँ, आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं कि कैसे हम समझेंगे कि ये नाउन है। तो वहाँ पर देखना क्या है कि ये कल्चर जो है ना, ये हमारा नाउन है, और इसी कल्चर का एडजेक्टिव फॉर्म होता है क्या, कल्चरल, ठीक है। इसी कल्चर का एडजेक्टिव फॉर्म हमारा होता है कल्चरल, यानी कह सकते हैं क्या,
कल्चर जो है नाउन है, कल्चरल जो है वो हमारा एडजेक्टिव है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कल्चरल और सोशल चेंजेस चूंकि और आया तो यहाँ पर पैरेललिज्म के नियम से दोनों एक समान होना चाहिए, यानी इधर एडजेक्टिव तो इधर भी एडजेक्टिव, इधर नाउन तो इधर भी नाउन। अब ये देखिए कि ये सोशल चेंज है और ये सोशल एडजेक्टिव है, कल्चर नाउन है। तब हमको ये प्रश्न यहाँ पर उठता है कि हम इसको एडजेक्टिव में बदल दें या इसको नाउन के रूप में हम बदल दें। तो देखिए आपको देखना है आगे भी सेंटेंस का, सेंटेंस के आगे चेंज दिया है जो ऑलरेडी क्या है, नाउन है। तो जब वो नाउन है तो यहाँ पर देखो कि एडजेक्टिव है, तो जब नाउन एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन यहाँ हो गया तो हम इसको यदि एडजेक्टिव में बदल दें तो ज़्यादा अच्छा होगा ना। तो यहाँ पर कल्चर की जगह पर यूज करना है आपको क्या, कल्चरल, कल्चरल और सोशल चेंज, ठीक है। चूंकि यहाँ पर नाउन आ गया तो नाउन तो फॉलो करता है, नाउन को फॉलो करता है एडजेक्टिव। इस कारण से चूंकि नाउन को नाउन फॉलो कभी कर नहीं सकता, क्योंकि यदि हम नाउन रहने देते हैं तो इसको देखिए कि यहाँ पर ये गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्या होगा कि नाउन फॉलो कर देगा नाउन को, जो कि गलत है, यानी कि नाउन को फॉलो किया ये एडजेक्टिव, उसी प्रकार से इसी नाउन को फॉलो करेगा ये हमारा एडजेक्टिव भी। तो कल्चर नहीं होगा, यहाँ पर यूज होगा क्या, कल्चरल, ठीक है। क्योंकि कल्चर नाउन है और कल्चरल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि he explained the pillars of the tribalism that we rely on would always counter any cultural और social change, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन, ये भी हमारा प्रीवियस है, ये सीजीएल पीटी का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का ये है, ये सीजीएल पीटी का था 2017 का ही। टेकिंग गुड डिसीजन एंड इम्प्लीमेंट देम इज नेसेसरी, ठीक है। क्या कर रहा है, टेकिंग गुड डिसीजन, उनका अच्छा निर्णय लेना, अच्छे निर्णय लेना, एंड और इम्प्लीमेंट और उन्हें लागू करना, किसके, उनके लिए, इज नेसेसरी, वह बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, टेकिंग गुड डिसीजन, यहाँ एंड आया हमारा। अब एंड से यहाँ पर पहला एक्शन टेकिंग गुड डिसीजन जा रहा है और दूसरा एक्शन देखो कि इम्प्लीमेंट जा रहा है, ये हमारा अंडरलाइन पार्ट है, ये हमारा अंडरलाइन पार्ट है। तो अब देखो कि जब टेकिंग गुड डिसीजन यहाँ है, ठीक है, एंड इम्प्लीमेंट देम, तो डिसीजन लेने के लिए किसके लिए, देम के लिए ही, और इम्प्लीमेंट किसके लिए करना है, देम के लिए ही, यानी दोनों पर हावी हो रहा है यही दोनों सब्जेक्ट। तो एंड के पहले वाला एक्शन में ऑलरेडी V4 से शुरू हुआ है, तो V4 के अलावा इसको हम कह सकते हैं क्या, जेरंड। अब जेरंड तो इसको हम बोल ही सकते हैं, तो जितने जेरंड हैं वे नाउन भी कहलाते हैं, ये भी समझो। और नाउन का यूज हम जानते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर होता है। तो टेकिंग गुड डिसीजन एंड इम्प्लीमेंट देम इज नेसेसरी, अच्छे निर्णय लेना, उन्हें लागू करना बहुत ही आवश्यक होती है। तो यहाँ पर देखिए जब ऑलरेडी यहाँ पर V4 से स्टार्ट हो गया क्वेश्चन, तो यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि होना चाहिए क्या, इम्प्लीमेंटिंग। क्या बोल रहे हैं, यहाँ होगा इम्प्लीमेंटिंग, अब हुआ क्या, टेकिंग गुड डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटिंग देम इज नेसेसरी। क्या कर रहा है कि अच्छे निर्णय लेना और उन्हें लागू करना जो है वो बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, ये भी हमारा सीजीएल पीटी का है, एलडीसी पीटी का, सीएचएसएल का। द अनप्लीजेंट फीलिंग पोसेस एंड सी ग्लांस guardedly up at him। देखिए यहाँ पर क्या है, द अनप्लीजेंट फीलिंग passes, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एंड द अनप्लीजेंट फीलिंग passes and she glance guardedly up at him। ये क्वेश्चन जरा सा देखिएगा सब लोग और बताइएगा, यहाँ पर पहले आप लोग थोड़ा सा देखिए इसको और उसके बाद बताइए कि इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद फिर हम बताएंगे। चलिए हम बताते हैं, द अनप्लीजेंट फीलिंग passes, ठीक है, और
इसको अंडरलाइन करते हैं हम, अंडरलाइन। तो द अनप्लीजेंट फीलिंग पासेस एंड शी ग्लांस्ड गार्डेडली, क्या कर रहा है, एक बहुत ही अनप्लीजेंट सा फीलिंग उसके पास से गुजरा, यानी उससे हुआ। और सी ग्लांस, ग्लांस मतलब होता देखना, देखा, गार्डेडली यानी कि बचाव के दृष्टिकोण से ऑपरेटिंग। देखते हैं कि जब किसी प्रकार का ऐसा फीलिंग होता है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि उससे आप बचने का कोशिश करते हैं कि किसी तरह से उससे हम उबर जाएं। वही है, किसी प्रकार का अनप्लीजेंट फीलिंग जो है पास हुआ उसके पास से, और वह उसको गार्डेडली मतलब सुरक्षात्मक ढंग से उससे क्या की, देखी, मतलब इस तरीके से देखी कि उसको सुरक्षा प्रदान हो। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ अंडरलाइन पार्ट है, और यहाँ हम ऑप्शन में आपको देते हैं पास्ट, दूसरा में देते हैं इज पासिंग, तीसरा में देते हैं हैज पास्ट, और चौथा में देते हैं नोइंग टू नो। तो बताना है आपको कि आंसर क्या होगा। अब है यहाँ पर क्या कि चूंकि अंडरलाइन पार्ट हमारा ये है, तो जब भी गलती होगा तो अंडरलाइन पार्ट में ही होगा। तो जब अंडरलाइन पार्ट में गलती होगा तो देखना है कि एंड के पहले यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, एंड के बाद यहाँ पर देखिए क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में, यानी गलती हमारा किसमें है, इसमें है। चूंकि इसमें तो कोई गलती है नहीं, चूंकि ये हमारा अंडरलाइन पार्ट नहीं है, यही गलती है। तो एंड के बाद यहाँ V2 में गया है, तो ये भी हमारा V2 में जाएगा, यानी पासेस नहीं होगा बल्कि क्या होगा, पास्ट। अब नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। तो 7 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, दिस लैब ऑफ फिजिक्स इज नॉट ओनली इक्विप्ड विथ गुड इंस्ट्रूमेंट बट ऑल्सो विथ गुड फिजिसिस्ट। यहाँ पर देखना है आपको कि नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो, यहाँ पर आपका वहाँ पर आपका पेयर कंजंक्शन है, क्या है, नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो पेयर कंजंक्शन है, और पेयर कंजंक्शन का एक रूल मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमेशा के लिए याद रखिएगा। वो क्या है कि पेयर कंजंक्शन से कभी भी दो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपस में जुड़े हैं, तो दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो इक्वल रैंक ऑफ ऑर्डर में होते हैं, यानी एक समान पार्ट्स ऑफ स्पीच में होते हैं। यानी नॉट ओनली के बाद यदि कोई नाउन आता है तो बट ऑल्सो के बाद भी क्या होगा, नाउन। नॉट ओनली के बाद कोई एडजेक्टिव आता है तो बट ऑल्सो के बाद भी क्या आएगा, एडजेक्टिव। नॉट ओनली के बाद कोई प्रोनाउन आता है तो बट ऑल्सो के बाद भी प्रोनाउन। नॉट ओनली के बाद कोई एडवर्ब आता है तो बट ऑल्सो के बाद भी क्या आएगा, एडवर्ब। ये इक्वल रैंक ऑफ ऑर्डर वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपस में जोड़ते हैं। अब देखते हैं हमारा कि नॉट ओनली के साथ यहाँ पर बाद में क्या आया है, V3 V2, और बट ऑल्सो के बाद आया है विथ, जो कि गलत है, प्रीपोजिशन है, यानी यहाँ वर्ब वहाँ प्रीपोजिशन कभी भी नहीं हो सकता है। अब क्या करना है, इसके अनुसार हम यानी नॉट ओनली के अनुसार बट ऑल्सो का पोजीशन चेंज करें। एक बहुत बड़ा प्रश्न बन उठता है यहाँ पर स्टूडेंट्स से, वो ध्यान दीजिएगा, क्या कि हम यहाँ पर नॉट ओनली के आधार पर बट ऑल्सो का पोजीशन चेंज करें कि बट ऑल्सो के आधार पर नॉट ओनली का पोजीशन चेंज करें। ये एक प्रश्न उठता है मन में, तो आपको देखना है क्या कि क्या होगा यहाँ पर कि, तो याद रखिएगा कि नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद के साथ हमेशा इक्वल रैंक ऑफ ऑर्डर वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या रखना है आपको कि यदि ऐसा ना हो, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसके साथ हमारा दे दिया है V3 V2, इसके साथ दे दिया प्रीपोजिशन, यदि ये एक समान पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं जोड़े हो तो उस स्थिति में आपको सेकेंड कंजंक्शन को आधार मान के फर्स्ट कंजंक्शन को के पोजीशन को हम चेंज करते हैं। क्या कहा मैंने, फिर से सुनो, यदि ये पेयर कंजंक्शन एक समान पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं जोड़े हैं तब उस स्थिति में सेकेंड कंजंक्शन को आधार मान के फर्स्ट कंजंक्शन को हम आगे या पीछे करते हैं। कभी भी ये गलती नहीं करना कि फर्स्ट कंजंक्शन को आधार मान के सेकेंड कंजंक्शन के पोजीशन को चेंज करना, कभी नहीं। एकदम दिमाग में बैठाइए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
कि हमेशा सेकंड कंजंक्शन को आधार मानकर फर्स्ट कंजंक्शन को हम आगे या पीछे करते हैं या इसके पोजीशन को चेंज करते हैं। तो सेकंड कंजंक्शन में देखिए हमारा बट ऑल्सो के साथ प्रीपोजिशन है, यानी नॉट ओनली के साथ भी हमारा प्रीपोजिशन होना चाहिए, जिसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए कि द लैब ऑफ फिजिक्स इज नॉट ओनली इक्विप्ड विथ, तो यहां पर देखिए द लैब ऑफ फिजिक्स यहां तक तो ठीक है। उसके बाद यदि हम नॉट ओनली को उठाकर यहां रख दें और इक्विप्ड को उठाकर यहां रख दें तो बताइए सही हो जाएगा? यानी इसका सही रूप क्या होगा, द लैब ऑफ फिजिक्स इज इक्विप्ड not only with good instrument but also with good physicist, ये हमारा सही है। ठीक है, तो यहां पर देखना क्या है कि आप देखो यहां पर नॉट ओनली के बाद ही प्रीपोजिशन आ गया, बट ऑल्सो के बाद ही प्रीपोजिशन आ गया, है ना। यानी इस सेंटेंस में क्या था कि फिजिसिस्ट का समानांतर था, सॉरी फिजिक्स, लैब ऑफ फिजिक्स, हाँ लैब, यहां पर था क्या, इंस्ट्रूमेंट का समानांतर था कौन, फिजिसिस्ट। यानी जितने अच्छे इंस्ट्रूमेंट हैं उतने ही अच्छे वहाँ पर फिजिसिस्ट भी मौजूद हैं, फिजिक्स के जानकार भी मौजूद हैं। तो इस प्रकार से आपका पैरेललिज्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मेरे एक एक पॉइंट को आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, कि पैरेललिज्म में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो पैरेललिज्म में इसके अलावे और कभी भी किसी दूसरे तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे नहीं जा सकते हैं। इसलिए जो भी वीडियो देख रहे हैं कॉपी कलम लेकर के इसको बढ़िया से उतार लीजिएगा मेरे लेक्चर को। आप लोगों को आई होप आप लोगों को हर एग्जाम में ये बहुत काम देने वाला है। इसी के साथ मैं अपने क्लास को बंद करता हूँ। थैंक यू।